बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो जो हमारा पिछला टॉपिक था डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर आपको याद होगा हमने नेशनल डिसइंटीग्रेशन की हमने कुछ बातें डिस्कस की थी। आपको पता है कि हमने जो है ना ईस्ट पाकिस्तान की जो सेपरेशन थी उसके लिए हमने जो है ना एक ग्राउंड हमने सेट किया था। हमने मैप के ऊपर बातें की थी कि वन यूनिट सिस्टम के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो नेशनल डिसइंटीग्रेशन यहाँ पर हुई। ठीक है, तो इसके नतीजे में फिर ये हमारा जो एक पॉइंट था, वो पॉइंट ही हमारा मैं ख्याल आई थिंक सी था, नेशनल डिसइंटीग्रेशन। तो इसके अंदर जो है ना हमने एक जो मेन इवेंट है हमारा, वो है सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश एंड बलूचिस्तान इशू। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है, देखें बांग्लादेश क्यों इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि बांग्लादेश जो है ना वो हमारा एक बहुत जो है ना वहाँ पर एक बहुत अच्छा जो है ना हमारी रिसोर्सेज थी, कोस्टल एरिया था वो। और वहाँ पर जो है ना आपको पता है वहाँ से जो है ना वो फिशरीज़ का डिपार्टमेंट जो है ना आपका वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता था। ठीक है, काफ़ी अच्छा जो है ना आपका सिस्टम था यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर। लेकिन क्या था, बलूचिस्तान सॉरी ये बांग्लादेश को आपका जो है ना इकोनॉमिकली इग्नोर किया जा रहा था। सेंस ऑफ डेप्रिवेशन आगे हम बात करते हैं, और बलूचिस्तान इशू भी हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो हम इसका जो है ना ओवरव्यू देखेंगे हम कि बलूचिस्तान और बांग्लादेश का जो इशू है इसके बीच में हम कंपैरिजन देखेंगे। क्योंकि अगर सवाल कभी आ जाता है कि भाई जो है ना बलूचिस्तान का जो इशू है और जो है ना वो बांग्लादेश का जो इशू है वो दोनों सेम हैं, तो फिर बांग्लादेश जो सेपरेट हो गया तो क्या बलूचिस्तान भी जो है ना वो सेपरेट हो जाएगा या नहीं, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो आपके पास आपको पता होना चाहिए कि भाई इस बलूचिस्तान का जो इशू है वो उसके अंदर थोड़ी सी कुछ डायमेंशंस का थोड़ा सा फ़र्क है। वो अभी हम जब एनालाइज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या फ़र्क है। तो ये हमारा मेन इवेंट हुआ था, आपको पता है 1971 में जो है ना ये काम हुआ था। 1950 में जो है ना फिर क्या होता है कि इसका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड था वो देखते हैं कि हमारे पास जो है ना वो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग सिविलियन एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी आपको पता चल रही थी वहाँ पर। ये वही वाली बात हो गई कि आपकी जो है ना जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उसके जो भी काम धंधे थे उसके अंदर आपकी जो है ना वो मिलिट्री क्या कर रही थी, इंटरवीन कर रही थी। आपके टोटली जो है ना वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स जो है ना वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये पे आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पता है डेमोक्रेसी पहले ही वीक थी, उसकी वजह क्या थी, क्योंकि देखें जब आपको पता है कोई एक्सटर्नल जो है ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर जो है ना वो इन्वॉल्व करता है। अब फौज का देखें काम नहीं है सियासत के अंदर। ठीक है, तो अब जब मिलिट्री ने इंटरवीन करना शुरू किया, ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर, तो डेमोक्रेसी लाजमी सी बात है वो कमज़ोर ही पड़ेगी ना। ठीक है, आप इलेक्शंस नहीं करवा रहे, आप जो है ना कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर इस तरह से होगा, नेशनलाइजेशन हो रही है। तो फिर क्या था कि बांग्लादेश के अंदर भी इसी वजह से एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन जो है ना वो क्रिएट हो गई थी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आप लोग ये बात समझ लें कि उनको आपको पता है बिल्कुल भी आपको पता है कुछ भी जो है ना उनको वहाँ पर जो अपनी इंस्टीट्यूट्स थी, मेजर इंस्टीट्यूट्स थी आपकी, वो आपके वेस्ट पाकिस्तान के अंदर थी। ठीक है, तो आपका जो है ना जो आपको पता है वेस्ट पाकिस्तान के अंदर आपका जो बंदा था, जो आपकी जो पीपल्स पार्टी थी, वो थी आपकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वेस्ट पाकिस्तान में आपके लीडर थे, और जो आपके मुजीबुर रहमान आपके जो आपके थे शेख मुजीबुर रहमान, ये जो है ना आपके वो बांग्लादेश के जो है ना वो आपके लीडर थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि हमने देखा कि यहाँ पर जो है ना इलेक्शंस हुए थे, और इलेक्शंस अभी हम जो आगे इवेंट्स हम देखेंगे कि इवेंट्स क्या क्या हुए थे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स यहाँ पर नहीं हुआ था। ये बेसिक इसकी आप कॉजेज आप लोग देख लेंगे, कॉजेज क्या है इसकी। ठीक है, और भी आपकी कॉजेज यहाँ पर आप लोग जो है ना अपने हिसाब से ये पॉइंट्स आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई जो है ना वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स नहीं हो रही थी, कोई नो डिसेंट्रलाइजेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो आप देखते हैं कि दो यूनिट थे ना, एक आपको पता है वेस्ट पाकिस्तान एक यूनिट था और आपका ईस्ट पाकिस्तान एक यूनिट था। ठीक है, तो क्या था, ये दो प्रोविंसेस थे असल में। ठीक है, अब ये दो प्रोविंसेस हो गए, तो अब क्या होगा कि जो भी प्रोविंस जो है ना वो आपको पता है कि हर प्रोविंस की ये लोग कहते थे, यहाँ पर आपका मुजीबुर रहमान थे और ये कहते थे कि हमारे जो है ना प्रोविंशियलिज्म होना चाहिए, यानी कि सूबे जो है ना वो मजबूत होने चाहिए, उनका ज़्यादा वो जो है ना। अभी हम इनके जो शेख मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि कैसे जो है ना वो डिसेंट्रलाइजेशन की जो लोग डिमांड कर रहे थे वो नहीं हो पा रही थी। ठीक है,
तो इसी तरह से फिर लैंग्वेज मूवमेंट भी एक थी, ये हम थोड़ा सा बैकग्राउंड और आप इसकी कॉजेज भी आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं कि आपकी जो है ना लैंग्वेज मूवमेंट थी। आपको पता है जब कायद आज़म ने ये किया कि भाई उन्होंने जो है ना वो उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बना दिया, तो फिर आपका जो है ना जो बंगाल में जितने भी लोग थे उन्होंने काफ़ी एहतजाज किया कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं अपना बांग्लादेश और बलूचिस्तान का। ठीक है, बांग्लादेश हमारे पास आपको पता है इसके अंदर बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है और बलूचिस्तान के अंदर बलोची लैंग्वेज बोली जाती है। फिर क्या यहाँ पर एथनो, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन चीज़ें भी हैं कि एथनो नेशनलिज्म रोज अप यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपको पता है सेंट्रल प्रोविंस डिबेट, जो आपको पता है सेंट्रल प्रोविंस इशू, जो आपको पता है मैंने बताया था कि वन यूनिट की वजह से, ठीक है, वन यूनिट सिस्टम की वजह से ये वेस्ट पाकिस्तान ने वन यूनिट जो बनाया था, इसकी वजह क्या थी कि यहाँ पर आपको पता है बंगालियों की जो मेजॉरिटी थी, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन थी वो इससे ज़्यादा थी। ठीक है, वो आपका वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा थी। तो अगर लाजमी सी बात है कि अगर बंगाली जीत जाता, कोई बंगालियों में से कोई यहाँ पर भी मेजॉरिटी में आ जाते, तो वो यहाँ पर भी हुकूमत उनकी होती। तो इसीलिए इन्होंने वन यूनिट पॉलिसी अपनाई और वन यूनिट पॉलिसी में इन्होंने क्या किया कि 50% सीट इसकी हो गई वेस्ट पाकिस्तान की और 50% जो सीट्स हैं वो आपकी हो गई ईस्ट पाकिस्तान की। ठीक हो गया। फिर आपका एब्सेंस ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दोनों जगहों पर नहीं होती थी। बलूचिस्तान को तो आपको पता है फेडरली एडमिनिस्टर किया जाता था 1970 तक, तो इसी वजह से वहाँ पर तो भी इसीलिए पॉलिटिक्स नहीं थी, कोई आपका जो है ना सिस्टम नहीं था वहाँ पर। तो और बांग्लादेश के अंदर भी आपको पता है, क्योंकि शुरू होते ही वहाँ पर जैसे ही आपने जो है ना थोड़ी सी आपकी जो है ना डेमोक्रेसी आई है, इलेक्शन होना शुरू हुए हैं थोड़ा सा, तो आप जो है ना पहले ही मरहले में क्या होता है कि आपका पूरा मुल्क आपसे अलग हो जाता है। ठीक है, तो मसले वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के इश्यूज तो आज भी हैं कुछ ना कुछ। लेकिन तो ये दोनों जो थे, ये मतलब ये कुछ जो हमने इश्यूज देखे, ये दोनों के अंदर कॉमन इश्यूज हैं। अब कुछ और देखते हैं। इंसर्जेंट ग्रुप्स यहाँ पर भी हैं बांग्लादेश के अंदर। मुक्ति बाहिनी आपको पता है कि ऐसा ग्रुप है जो कि जिसको जो है ना इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, काफ़ी ज़्यादा इंडिया ने इसको सपोर्ट किया। और फिर इंडिया ने जो है ना इन्हीं मुक्ति बाहिनी के जो है ना वो ज़रिए मिलकर यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी बनाई। इसी कॉन्स्पिरेसी का मकसद यही था कि ये बांग्लादेश को यहाँ से अलग किया जाए, बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई जाए। तो ये इंसर्जेंट ग्रुप थे यहाँ पर। जबकि आपके बलूचिस्तान के अंदर आपकी डाइवर्जेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। ठीक है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जैसे कि आपका BRA, BLA और BNP। ये अब जो है सारी की सारी, ये अब ये BLA जो है, ये आप अगर कहें कि इंसर्जेंट पार्टी, तो इसका ये आप देखें, ये जो इसका ओरिजिन है वो है BSO। तो ये BSO जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी। तो लिहाजा इसलिए हम इनको यही कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि इनको थोड़ा सा जो है ना वो इनका समझे दिमाग थोड़ा सा घूम गया है। ठीक हो गया। अब क्या है आपका जो है ना एक और बात थी आपकी कि जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी भी थी। ठीक है, तो ये आप देखते हैं कि ईरान का और जो है ना अफगानिस्तान दोनों का यहाँ पे जो है ना वो बॉर्डर आपका जो है ना वो मिल रहा है। लिहाजा इसी वजह से भी आपका जो है ना वहाँ से भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि जो है ना जिनका इम्पैक्ट पड़ता है इस बलूचिस्तान के अंदर। ठीक हो गया। फिर क्या आपका 1950 में पॉलिटिको ब्यूरोक्रेसी कॉन्फ्लिक्ट्स थे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, उनके अंदर भी लाजमी सी बात है इन्होंने जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी ने, आपको पता है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, मैंने आपको बताया था ना, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड जो था वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो था, ब्यूरोक्रेसी की जो है ना वो पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होने लग गई थी आपकी पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर। ठीक है, 1950 के आसपास ये मामला हो रहा था। तो फिर क्या था आपको पता है, एक मसला तो ये था कि पॉलिटिकल ब्यूरो कॉन्फ्लिक्ट थे। ठीक है, दूसरा मसला यहाँ पर यह था कि जो है ना कोई जनरल इलेक्शंस भी नहीं हो रहे थे यहाँ। तो बलूचिस्तान के अंदर तो खैर थे ही नहीं ना, बलूचिस्तान के अंदर तो आपको पता है 1970 तक ही था मामला। 1947 में से लेकर 58 तक आपका बांग्लादेश में जो है ना कोई इलेक्शंस नहीं हुए। ठीक है, और यहाँ पर तो आपको पता है 70 के अंदर जब आपका जो है ना 1971 में हुआ है मामला, तो अब तब आपका जो है ना वो क्या कहते हैं, आपका जो है ना मुल्क ही आपका टूट गया। ठीक है, लेकिन आपका जो है ना बलूचिस्तान का तो आपको पता है 1970 तक आपका जो है ना इनको यहाँ पर जो है ना इलेक्शंस यहाँ पर नहीं हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद ये लोग आए, ये मेंगल वगैरह ये लोग आए, अख्तर मेंगल और जो है ना इस तरह के लोग आए और उन्होंने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो है ना वो भी दोनों के ही अंदर, दोनों में ही इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो है ना वो सारी
जो आपकी जो है ना मेजर सोर्सेज हैं, और जो आपको पता है पंजाब सेंट्रिक आपकी जो है ना वो पॉलिटिक्स, तो आपको पता है जो आपकी पंजाब सेंट्रिक जो आपकी पॉलिटिक्स है उसकी वजह से जो है ना वो आपको पता है फंडिंग भी नहीं होती, और काफ़ी जो है ना और काफ़ी मसले मसाइल हैं आपका जो है ना यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी आपको पता है, आपका सेंदक का प्रोजेक्ट है आपका, और जो है ना आपका रेकोटिक आपका जो प्रोजेक्ट है ये आपने जो है ना वो चाइनीज़ को दिया हुआ है, ठीक है। इसी वजह से जो है ना वो सेंस ऑफ डेप्रीवेशन, अगर आप यहाँ पर देखें सेंस ऑफ डेप्रीवेशन जो है ना तो वो आपको बलूचिस्तान के अंदर भी मिलेगी, और आपका जो है ना वो बांग्लादेश के अंदर भी आपको सेंस ऑफ डेप्रीवेशन मिल जाएगी, ठीक हो गया। अब क्या होता है आपके जो है ना हम देखते हैं कि भाई रीजंस क्या थे, क्या मसला क्या था, कि किस तरह से जो है ना ये आपके पहले भी हमने, ठीक है, ऑल्दो हमने पहले भी कुछ रीजंस ही डिस्कस किए, लेकिन अब हम जो है ना क्या करेंगे, अब हम जो है ना वो कुछ ऐसे जो है ना फॉर्मली हम जो है ना कुछ रीजंस डिस्कस करेंगे। तो पिछले पॉइंट्स जो हैं वो भी आप लोग रीजंस में डाल सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। 1954 में आपको पता है जो आपके गवर्नर जनरल थे आपके, उन्होंने डिसमिस कर दिया गवर्नर को। गवर्नर जनरल उस वक्त कौन थे, उस वक्त आपके जो गवर्नर जनरल थे वो आपका जो है ना वो मलिक आपके गुलाम मोहम्मद जो थे वो आपके जो है ना उस वक्त गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो इन्होंने आपको पता है फिर जो आपका ख्वाजा जो आपके नाजिमुद्दीन थे उनकी जो है ना इन्होंने गवर्नमेंट को गिरा दिया, ठीक है। तो इसी वजह से उस वक्त भी आपका जो है ना जो बंगाली रिसेंटमेंट्स थी वो उनकी जो है ना मूवमेंट हुई है कि भाई ये क्या कर दिया आप लोगों ने, गवर्नमेंट खत्म कर दी, क्योंकि लाजमी बात है आपने बंगाल की जो गवर्नमेंट थी वो भी आपने खत्म कर दी, ठीक हो गया। फिर मार्शल लॉज एक बहुत बड़ी रीजन है हमारे पास। अयूब खान की जो है ना एक थोड़ी सी पॉलिसी थी इंटीग्रेशन की पॉलिसी, कि उन्होंने जो है ना काउंसिल ऑफ इंटीग्रेशन बनाया और कल्चरल एक्सचेंजेस उन्होंने किए, ताकि जो है ना वो जब कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे तो ताल्लुकात अच्छे होंगे तो कुछ मामला अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन एक और मसला क्या था कि अयूब एरा में जब आपको पता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो आपकी बढ़ रही थी, तो उस वक्त भी आपको पता है ज़्यादातर जो डेवलपमेंट हो रही थी वो आपकी वेस्ट पाकिस्तान के अंदर हो रही थी, आपकी ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त भी आपका उसको अकेला छोड़ दिया गया, ठीक हो गया। फिर आपका क्या हुआ, आपका जो है ना आपके कुछ एक बहुत बड़ी रीजन जो आपकी मेन रीजन तक समझो आ जाती है वो है आपकी जो है ना सिक्स पॉइंट्स ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। ये 6 पॉइंट्स क्या हैं, ये एक ऐसा जो है ना वो एक मामला है कि ऐसी जो है ना पॉइंट्स हैं जिससे हमें नाम तो इसको फेडरलिज्म का दिया है, लेकिन इससे हमें जो है ना वो समझ आपको आती है कि ये जो है ना एक बिल्कुल कॉन्फेडरेशन बेस्ड आपका जो है ना वो एक एजेंडा है, ठीक है। इसके अंदर आपका सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। वो क्या, अब इसका मतलब यही है कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, ठीक है भाई, नेशनल असेंबली होगी आपकी, और जो है ना जो पार्लियामेंट होती है आपकी वो होगा, आपका प्रेसिडेंट होगा, आपका प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ये आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम जब होगा तो इसके अंदर जो है ना ये नहीं होगा कि जो है ना फेडरलिज्म होगा। आपको पता है फेडरलिज्म में क्या होता है कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज्यादा आपकी स्ट्रांग होती है, जबकि जो आपके सूबे होते हैं वो आपके जो है ना उनके अंदर आपको कम इख्तियारात सूबों को मिलते हैं, ठीक है, इतने ज्यादा उनको इख्तियारात नहीं मिलते। जो इंटरनल मैटर्स है जैसे कि एजुकेशन है, आपका हेल्थ वगैरह, जो आपके इस तरह की जो आपकी चीजें हैं, जैसे कि मगर जो आपकी जो बड़ी चीजें हैं जैसे कि डिफेंस हो गया और फॉरेन अफेयर्स हो गया, ठीक है, ये जो है ना एक बड़ी चीजें हैं, ठीक है। तो इस और भी काफी चीजें, आपका टैक्सेशन बड़ी चीज है आपकी, ठीक है, करेंसी रेगुलेशन, मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है वो आपकी बड़ी जो है ना वो इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह की चीजें से जो है ना वो जो आप देखते हैं कि जो इनकी डिमांड थी, आप देखते हैं कि फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम तो इन्होंने मांगा, लेकिन इन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मांगी। कैसे कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमें जब मिलेगी तो आप देखते हैं कि इसके अंदर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं। देखें अब क्या फेडरलिज्म जो अभी इनका जो है ना दूसरा पॉइंट है, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आप जो है ना फेडरलिज्म को, जो फेडरल जो आपकी गवर्नमेंट होगी यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसको आप सिर्फ और सिर्फ डिफेंस देंगे, यानी कि डिफेंस का जितना भी काम धंधा होगा वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट संभालेगी, जबकि आपके जो फॉरेन अफेयर्स होंगे वो भी आपकी फेडरल गवर्नमेंट ही संभालेगी। लेकिन जो आपकी जो करेंसी जो है वो सेपरेट होगी और आपके जो बैंकिंग रिजर्व्स होंगे वो भी अलग अलग होंगे। ये बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट बात है, ये आपका तीसरा पॉइंट है कि सेपरेट करेंसी एंड सेपरेट बैंकिंग रिजर्व्स, ठीक है, ये बहुत ही जो है ना एक खतरनाक किस्म की पॉलिसी है। इसको देखते हैं क्या मामला है ये
कि आप देखते हैं जब आपकी करेंसी सेपरेट होगी, लेकिन इसमें एक और बात थी कि सेपरेट करेंसी तो है लेकिन आपकी इजीली लिक्विडेटेबल करेंसी है आपकी, ठीक है। इजीली लिक्विडेटेबल करेंसी आपकी क्या होती है कि जो आपका पाकिस्तानी रुपीज होगी और बांग्लादेश का जो रुपी होगा वो आपका इजीली आपस में जो है ना वो कन्वर्ट हो सकेगा, तो आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना उसका बहुत गहरा लिंक होगा। तो दोनों करेंसीज को एक जैसी वैल्यू देने की बात हुई, लेकिन फिर भी सेपरेट ही होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है भाई आपको क्यों एक करेंसी नहीं चाहिए, तो अलहदगी की समझे। आप देखें ना खुद ही ये सेपरेशन की यहाँ पे आपको स्मेल आ जाएगी आपको। तो आप देखते हैं कि बैंकिंग रिजर्व्स भी आप अलग कर रहे हैं। बैंकिंग रिजर्व्स क्या होते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो भी चीजें मान लें आप दूसरे मुल्कों से अपने मुल्कों में मंगवाते हैं, ठीक है, कोई भी आप जो है ना वो कोई भी चीज अपने मुल्क में आप क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो उस इंपोर्ट करने के बाद जो आप पैसे देते हैं वो पैसे आपके जो बैंकिंग रिजर्व्स होते हैं। फिर और भी बहुत काम होता है बैंकिंग रिजर्व्स का, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का काम हो गया एक, तो दूसरा काम इनका होता है आपका इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का काम, ठीक है। तो ये तो अलग कर रहे थे, ठीक है, ये भी कहा भाई ये भी अलग कर दो, अपने अपने रिजर्व्स होंगे, हमारी अपनी जो है ना वो हमारे अपने जो है ना वो सेविंग्स होंगी, आपकी अपनी सेविंग्स होंगी, ठीक है। तो आप देखते हैं ये यहां पर भी क्या हो रहा है मामला। प्रोविंशियल, आपका प्रोविंशियल जो और क्या होंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास क्या क्या राइट होंगे ये देखते हैं। ये इसका जो है ना चौथा पॉइंट है, और इसके अंदर क्या है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको फेडरल टैक्सेस कलेक्ट करने की इजाजत होगी। अब देखें आप आज की गवर्नमेंट में देखें ना कि जो फेडरल गवर्नमेंट है हमारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, जो इमरान खान साहब हैं वो हमारे क्या करते हैं कि वो फेडरल जो है ना टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करते हैं। लेकिन उस टाइम इनकी डिमांड क्या थी कि फेडरल टैक्सेस जो होंगे वो आपके प्रोविंसेस जो हैं वही कलेक्ट करेंगे, यानी कि बांग्लादेश का बांग्लादेश करेगा और पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान है उसका वेस्ट पाकिस्तान ही करेगा, ठीक है। तो इस तरह की बात हुई। तो ये आप देखें कि जो आपका जो फेडरल पार्लियामेंट सिस्टम रखे, तो नाम इसका आप फेडरल रख दें उसको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, अंदर क्या चीजें हो रही हैं वो आप देखें। कन्फेडरेशन बनाने की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या है यहां पर कि आपके जो अकाउंट्स होंगे जितने भी वो भी अलग अलग होंगे, और आपके फॉरेन एक्सचेंजेस जो होंगे वो भी आपके अलग अलग होंगे। आप देखिए हर चीज अलग अलग कर दी, खाली एक डिफेंस, यानी कि जब हमें मार पड़ रही होगी तब आप आके हमें बचा लेना, वगरना दूसरी चीजों में हम और आप अलग अलग, ठीक है ना। ये आप देखें कैसी पॉलिसी थी शेख मुजीबुर रहमान की, ठीक है। अब क्या है अगला पॉइंट का 6th पॉइंट देखते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान जो है उनको अपनी जो है ना मिलिट्री बनाई जाएगी। अब आप देख लें, खुद देख लें, ईस्ट पाकिस्तान की अपनी मिलिट्री बनाई जाएगी और उनकी अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगी। पुलिस हो गया आपका, और आपके जो रेंजर्स वगैरह आपके जो और जो फोर्सेस होती हैं वो आपकी जो होंगी वो भी बांग्लादेश की अपनी होंगी, ईस्ट पाकिस्तान की अपनी होंगी। नेवी हेडक्वार्टर्स भी यहां पर बनाए जाएंगे कुछ टाइम के बाद, ठीक है। अभी फिलहाल तो जो है ना वो ईस्ट पाकिस्तान, आपको पता है कि ईस्ट पाकिस्तान उनके पास नेवी हेडक्वार्टर जो बन रहे थे वो भी यहाँ पे कहा कि भाई ये भी हमारे जो है ना वो ईस्ट पाकिस्तान में ही बनाओ, नेवी के जो हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। ये आप लोग देख लें, ठीक है। और अगली रीजन आपकी क्या आ जाती है, और भी रीजन है हम देखते हैं। वो तो 6th पॉइंट की तो एक पूरी रीजन हो गई ना। एक और रीजन क्या है आपकी कि इंडियन सपोर्ट टू मुक्ति बाहिनी, ये बहुत बड़ी जो है ना आपकी रीजन है कि आपको पता है कॉन्स्पिरेसी इंडिया की चल रही थी, और इसके अंदर जो है ना इंडिया का प्लान शुरू से यही था कि भाई वो बांग्लादेश को अलग करना चाहते थे, ठीक है ना। तो उसने वो काम किया था। फिर आप देखते हैं कि 1985 में ये एक और जो है ना इसकी जो है ना आप देख लेंगे एक जो है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका मुहाजिर पश्तून राइवलरी। ये मैं पॉइंट यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि ये पॉइंट जो है आपका, ये आपकी जो नेशनल हम जो मेन बात हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा नेशनल इंटीग्रेशन है ना, नेशनल डिसइंटीग्रेशन, सॉरी। तो ये नेशनल डिसइंटीग्रेशन हम जो है ना वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुहाजिर पश्तो राइवलरी, ठीक है ना, 1985 में हुई थी, जो कराची के अंदर आपको पता है फिर जो है ना काफी हालात खराब हो गए थे, और वहां पर जो है ना आपको पता है हर टाइम ही जो है ना फड्डे चलते रहते थे। तो ये मुहाजिर पश्तून राइवलरी वहां पर भी शुरू हो गई, ठीक है, 1985 में। ये नेशनल डिसइंटीग्रेशन की मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसके रीजन अलग है इसीलिए मैंने इसको अलग पेन से लिखा है, ठीक है। तो ये आपने जो पॉइंट डालना है नेशनल डिसइंटीग्रेशन की, एक जो है ना इसके ऊपर अलग से आप एक थोड़ा सा पैराग्राफ बना के 2-4 आप पॉइंट उसमें लिख दें कि भाई मुहाजिर पश्तून मूवमेंट थी, कराची के अंदर थी, इसके अंदर जो है ना हालात ख़राब हो गए और काफ़ी जो है ना बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए, ठीक है। ये तमाम बातें आप वहाँ पर लिख देंगे। अब हम देखते हैं इवेंट्स। इवेंट्स बहुत ज़रूरी है कि इवेंट्स क्यों हुए थे।
क्या क्या इवेंट्स हुए थे। इवेंट्स के अंदर हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले आप देखते हैं याह्या के रूल से, हमने याह्या के रूल पर बात हमने जो पिछले डेमोक्रेटिक जो एवोल्यूशन में हम बात पिछली हेडिंग में करते हैं लैक ऑफ इनिशियल लीडरशिप में, वहां पे हम जो है ना याह्या रूल तक हम देखते हैं। याह्या रूल आपको पता है याह्या जो थे उन्होंने क्या किया कि जो है ना उन्होंने कहा भाई इलेक्शन में करवाऊंगा, ठीक है। तो ये उन्होंने काम किया 1970 में, उन्होंने जो है ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाए, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस करवाए उन्होंने, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के लिए आपको पता है फिर बांग्लादेश और वेस्ट पाकिस्तान, अब आपको पता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर पहले आपको पता है जो गवर्नर जनरल के पास राइट्स थे वही राइट्स अब किसके पास थे, आपके प्रेसिडेंट के पास वो राइट्स थे, ठीक है। तो बांग्लादेश से जो आपकी जो बहुत जो मशहूर शख्सियत थी वो आपके शेख मुजीबुर रहमान थे, और आपके वेस्ट पाकिस्तान से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो आपके बहुत ही मशहूर आपके लीडर थे, ठीक है। जब आपका इलेक्शन हो गया और रिजल्ट जब आया है तो हमने देखा कि जो शेख मुजीबुर रहमान थे उन्होंने क्लीन स्वीप कर लिया और वो 160 सीट्स जीत गए, ठीक है, यानी कि मेजोरिटी उनकी जो वो थी उससे भी ज्यादा वो सीट्स जीत गए, ठीक है। लेकिन जो आपका वेस्ट पाकिस्तान था जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, वहां पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 81 सीट ली और शेख मुजीबुर रहमान ने यहाँ पे कितनी ली, 0, ठीक है। और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कितनी सीट्स ली, 0। लेकिन आप खुद देखेंगे साफ साफ नजर आ रहा है कि बंगालियों में से किसी ने भी आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वोट नहीं दिया, और यहाँ पे जो आपके वेस्ट पाकिस्तान में जो लोग थे इन्होंने में से किसी ने भी बंगाली को वोट नहीं दिया। तो ये नेशनलिज्म का भी मामला यहाँ पे आप लोग खुद देख लें, एथनो नेशनलिज्म हमने बात की ना, एथनो नेशनलिज्म, तो ये आप देख लें कि क्या है एथनो नेशनलिज्म। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि फिर आपने देखा कि भुट्टो ने जो है ना वो एक जॉइंट जो है ना नेशनल असेंबली की जो मीटिंग होती है वो हमने जो है ना जिसके अंदर जो है ना वो बताया कि पावर जो है ना वो डिवॉल्व की जाती हैं, आपका जो है ना जो आपका इलेक्शन जीता है बंदा उसको पावर दी जाती है। तो ऐसी एक नेशनल असेंबली के अंदर मीटिंग होती है, वो मीटिंग जो थी भुट्टो ने कहा मैं ये मीटिंग ज्वाइन नहीं करूंगा, और आपके जो है ना याह्या को भी उसने प्रेशराइज किया कि भाई तुम भी ये मीटिंग ज्वाइन नहीं करो, ठीक है, तुम भी इस मीटिंग को पोस्टपोन करो, और जो पावर्स हैं क्योंकि याह्या ही आपको पता है उस टाइम जो है ना वो था, और जो है ना याह्या ने फिर क्या किया, याह्या ने जो आपका जुल्फ़िकार अली भुट्टो था उसके चक्कर में आके उसने भी मीटिंग पोस्टपोन कर दी। दोनों का मकसद क्या था कि शेख मुजीबुर रहमान के जो 6 पॉइंट्स हैं वो अगर उन्हें लागू कर दिए तो फिर मसला सारा खराब हो जाएगा, क्योंकि वो जो 6 पॉइंट्स हैं सारा मसला सारा खेल ही उन्हीं का है, ठीक है। अगर वो आप देखते हैं बिल्कुल सेपरेशन की बात हुई तो पाकिस्तान तो गया ना समझो हाथ से। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना जब आपने जो याह्या था उसने जो है ना वो पावर्स डिवॉल्व नहीं की, एक जो है ना ज्वाइंट पहले उसने जो है ना याह्या ने जो है ना एक डेट दी कि भाई हम इस डेट को ज्वाइंट असेंबली जो है ना मतलब जो आपका नेशनल असेंबली की जो मीटिंग है वो हम जो है ना वो देख लेंगे। लेकिन फिर वो डेट आई और गुजर गई तो शेख मुजीबुर रहमान ने कहा भाई ये तो काम खराब हो रहा है, ये तो सीधे नहीं हो रहे, तो उन्होंने वहां पर एक डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की आपके बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। मुक्ति बाहनी जो थी वो एक मेन वहां पे जो है ना वो ग्रुप था जिन्होंने काफी ऑपरेशंस किए, वहां पर काफी जो है ना वो दंगा फसाद किया, ठीक है। याह्या ने क्या किया, याह्या ने आर्मी को बुलाया ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, और इंडिया ने जब देखा कि भाई उसकी कॉन्स्पिरेसी फेल हो रही है और इसने आर्मी बुला ली है ताकि कंट्रोल किया जाए मामले को, तो इंडिया ने सारा मामला देखकर अटैक कर दिया, और जो है ना उसके बाद आपको पता है पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान जो है ना वो 90,000 आपको पता है पाकिस्तान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो थे वो आपके जो है ना आपके इंडिया के पास चले गए, और ये आपके जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं ये आपको पता है वापस कर देने होते हैं। तो भुट्टो ने फिर जो है ना वो आप ये नहीं कर सकते कि इनको टॉर्चर करें, कि इनके अपने जो है ना वो इनके अपने राइट्स होते हैं, ठीक है। तो इनके साथ आप ये नहीं कर सकते कि आप कुछ भी इनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर को मारें और पीटें इनको। तो इसी वजह से फिर क्या हुआ था कि जो है ना उसने वापस तो कर दिए थे भुट्टो ने। फिर जो है ना इसके अंदर आपको पता है कि आपको जो है ना वो हम दिखाते हैं आगे क्या हुआ था कि भुट्टो ने जो है ना जब आपको पता है याह्या साहब ने देखा कि भाई बांग्लादेश तो हमारे हाथ से गया, ठीक है, क्योंकि लाजमी बात है पाकिस्तान जंग भी हार गया और पाकिस्तान जो है ना वो अपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी वहां पे उनके फंस गए, क्योंकि इसने जो है ना वो लाइन आप देखते हैं ना ये ईस्ट पाकिस्तान है और ये वेस्ट पाकिस्तान है, तो यहाँ से लाजमी बात है अब सप्लाई लाइन जो है ना तो सप्लाई लाइन काट दी ना इंडिया ने। अब सप्लाई लाइन नहीं है तो अब कितने दिन तक जंग लड़ोगे आप, असलहा नहीं पहुंचा रहे। फिर उन्होंने क्या किया, बाय एयर जाना शुरू किया। अब बाय एयर आप कितना सामान पहुंचाओगे,
बाय एयर तो नहीं, आप देखते हैं 90,000 लोग हैं, उन 90,000 लोगों के लिए आपने सामान पहुंचाना है वहां पे, तो सामान कैसे पहुंचाओगे आप। तो खैर बहरहाल याह्या को जो है ना एहसास हुआ कि भाई मेरी गवर्नमेंट अच्छी नहीं जा रही, लिहाजा उन्होंने क्या किया याह्या ने कि भाई उन्होंने भुट्टो को चार्ज दे दिया और भुट्टो ने चार्ज संभाल लिया। अब आपको पता है याह्या जो है ना वो मार्शल लॉ पे आए थे, तो जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे अब वो आपका भुट्टो बन चुके थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, और आपका हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी आपका बन चुके थे। इसका मतलब क्या है कि अब जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था वो कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्होंने ही बनाना था। शेख मुजीबुर रहमान तो आपको पता है उसी जो है ना वो जो आपका इतना जो मूवमेंट चल रही थी मुक्ति बाहिनी की और पाकिस्तान की आर्मी का फड्डा चल रहा था, फिर इंडिया भी आ गया बीच में, इंडिया ने और बांग्लादेशियों ने मिलकर जो है ना पाकिस्तान आर्मी को मारा, तो वहां पर सारा मामला ये हुआ कि भाई शेख मुजीबुर रहमान भी इसी सिलसिले में उनका भी इन्ना लिल्लाह हो गया, ठीक है। लेकिन बहरहाल बांग्लादेश आज़ाद हो गया, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं कि एक थोड़ा सा एक जो है ना हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका एक थोड़ा सा, कि हम देखते हैं कॉजेस क्या क्या थी। इसमें आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, जो है ना डेमोक्रेसी नहीं थी। 1965 में जो इंडियन और जो है ना पाकिस्तान की जो वॉर हुई है उसमें भी पाकिस्तान को काफ़ी लॉस हुआ और पाकिस्तान को जो है ना वो काफ़ी नुकसान होने के बाद उसमें जो है ना लाजमी बात है जब एक एक्सटर्नल इम्पैक्ट पड़ता है तो डेमोक्रेसी को फ़र्क पड़ता है, ठीक है। फिर मुजीब 6 पॉइंट्स थे, उसकी वजह से भी ये भी कॉजेस में आ जाता है। नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है इग्नोरेंस थी, सेंस ऑफ डेप्रिवेशन थी। कैपिटल जो था आपका वो इस्लामाबाद में था, सारे एसेट्स जितने भी थे वो इस्लामाबाद में थे। सोशल इशूज़ क्या थे कि लैंग्वेज इशू था, आपको पता है बंगाली और उर्दू का इशू था। कल्चरल डिफरेंसेस भी थे क्योंकि वो बंगाली थे, उनका अपना कल्चर था, उनकी अपनी जो है ना वो वैल्यूज़ थी, नॉर्म्स थे। इकोनॉमिक इश्यूज क्या थे हमारे पास, इकोनॉमिक ये थे कि इनइक्वालिटी थी, ठीक है, रिसोर्सेज की इनइक्वालिटी थी, ठीक है। सारी जो मेजर इंस्टीट्यूट्स थी वो आपके वेस्ट पाकिस्तान में थी, ठीक है। लार्जर शेयर ऑफ वेस्ट इन जो है ना वो आर्मी, ठीक है। वेस्ट जो था वो आर्मी में जितने भी लोग थे वो आपके ज़्यादातर पंजाब के थे जो कि वेस्ट में था आपका, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपके ज़्यादातर पंजाब के लोग थे, आपको पंजाब सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स थी। जियोग्राफिकल आपको पता है कि जो डिस्टेंस था इतना बहुत था आपका कि जो है ना वो आपको पता है सप्लाई की वजह से हारे लोग, ठीक है। फ्लड्स भी आए 1970 में काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ। और फिर पाकिस्तान की तरफ से जो उनको वो मिला क्या कहते हैं सहारा मिला, वो भी इतना खास नहीं मिला, ठीक है। फिर आपका जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स थे वो क्या थे, 1970 का इलेक्शन था जिसमें पता है आपको शेख मुजीबुर रहमान हार गए, याह्या ने जो है ना उनको पावर्स डिवॉल्व नहीं की। मुक्ति बाहिनी जो है ना वो उनकी मूवमेंट थी जिनको इंडिया ने सपोर्ट किया, ये उसके ट्रिगरिंग पॉइंट थे। इम्पैक्ट्स क्या पड़े कि ट्रेड उनका ख़त्म हो गया पाकिस्तान, और जो है ना जो आपका जो है ना ट्रेड से आपकी जीडीपी बन रही थी वो एकदम से जीडीपी आपकी गिर जाती है क्योंकि आपका पूरा मुल्क अलग हो गया। अनसर्टेनिटी आपकी हो गई कि भाई अब क्या होगा, मतलब काफ़ी हालात ख़राब हो गए, पैनिक क्रिएट हो गया। कश्मीर कॉज जो है ना वो बढ़ गया काफ़ी ज़्यादा, कश्मीर में पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस पहले था ज़्यादा वो ख़त्म होने लगा। स्ट्रेटेजिक लॉस हुआ, आपकी पूरी टेरिटरी जो है ना वो चली गई। वहाँ पर आपको पता है समंदर कोस्टल एरिया था, आप वहाँ पे ट्रेड रूट्स आप बना सकते थे, मतलब काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक आपके पास जगह थी वो आपसे चली गई। डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन जो थी वो आपकी इंटरप्ट हुई, ये आपका मेन पॉइंट आ गया कि इसकी वजह से आपका जो डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन होनी थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि डेमोक्रेसी में यही होता है कि भाई आपने पावर्स देनी है ना, अगले को पावर्स नहीं मिली तो मसला सारा ख़राब हो गया। अब हम देखते हैं बलूचिस्तान इशू का मामला कि बलूचिस्तान का क्या इशू है। बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है लीस्ट पॉपुलेटेड, आपको पता है ये प्रोविंस है, ठीक है। इसकी इतनी जो है ना वो स्क्वायर किलोमीटर इसकी जो है ना वो टेरिटरी है, ठीक है। 1947 से 1970 में आपको पहले बता चुका हूँ कि डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड एरिया था। 1955 में आपको पता है 1 यूनिट सिस्टम जो बना वो इसीलिए बना था कि बंगाल की सुप्रीमेसी को आप जो है ना वो काउंटर कर सकें, ये बात मैंने आपको बता दी। तो अब क्या होता था कि ये आपको पता है ये डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट हुआ करता था, कि इसका मतलब है कि नेशनल असेंबली जो थी आपकी, जो मेन आपकी जो है ना वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर होता है, और आपका जो है ना जो प्रेसिडेंट होता है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर जो आपका होता है, ये आपका जो है ना ये दोनों मिलके आपका नेशनल असेंबली के मेंबर्स और आपका जो है ना वो आपका जो है ना प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों आपका मिलके जो है ना ये सारा सिस्टम करते हैं कि आप जो है ना ये दोनों मिलके, यानी कि जो आपके नेशनल असेंबली के लोग होते हैं या आपके जो सेनेटर्स होते हैं वो यहाँ पर जो है ना वो
काम करते हैं। और आपको पता है यूनिकैमरल सिस्टम था, 1 यूनिट सिस्टम में आपको पता है सिर्फ एक ही जो है ना आपका सूबा हुआ करता था। तो ये 1 यूनिट पॉलिसी जो थी उसका मकसद क्या था कि आप बंगाल की सुप्रीमेसी को काउंटर कर सको। कैसे कि 50% यहाँ पे सीट ले लो, 50% यहाँ पे ले लो। क्यों? क्योंकि जो ये वाला इलाका है इसकी पॉपुलेशन आपकी ज्यादा हुआ करती थी। ठीक हो गया। आपका जो एक और मसला हुआ कि 1948 में, 1958 में, और आपको पता है काफी ज्यादा जो है ना यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस भी काफी ज्यादा हुए, इंसर्जेंसीज हुई, फिर मिलिट्री ऑपरेशंस हुए। क्वेटा जो था वो सबसे पहला था जो जिसने जो है 1947 में 29 जून को जो है ना वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया और पाकिस्तान में एक्सीड कर लिया। मकरान, लसबेला, और ये 29 जून आप देखें इंडिपेंडेंस से भी पहले, प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है। और मकरान, लसबेला और आपका खारान, इन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। फिर आपका खान ऑफ कलाज जो था उसने जो है ना 27 मार्च 1948 को, शुरू में तो उसने इंडिपेंडेंस जो है ना वो मेंटेन रखी, लेकिन बाद में उसने 27 मार्च में 1948 में उसने जो है ना वो क्या किया कि वो कर दिया उसमें, ठीक है, पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली। लेकिन आपको पता है ये जो आपका खान ऑफ कला था इसका नाम था आपका अहमद यार खान, ठीक है। और ये अहमद यार खान का जो कज़न था उसने बात नहीं मानी। आगा अब्दुल करीम और मोहम्मद रहीम, इन दोनों ने जो है ना वो इन पाकिस्तान आर्मी के साथ, पाकिस्तान के साथ जो है ना वो शमूलियत इख्तियार नहीं की। तो फिर इन्होंने पाकिस्तान आर्मी पे अटैक्स भी किए जब उन्होंने थोड़ी ज़बरदस्ती की। 1950 तक इनकी लड़ाइयाँ ही चलती रही हैं और बलूचिस्तान पे सही से जो है ना वो कब्जा नहीं, मतलब काबू नहीं हो पाया, मसला हल नहीं हो पाया। इंसर्जेंसीज यहाँ पर 1948 में 58, 59, 62, 63, 73 और 77 तक यहाँ पर इंसर्जेंसीज हुई। 73 में यहाँ पर मार्शल लॉ लगाया भुट्टो ने बलूचिस्तान के ऊपर, और नॉर्थ वेस्ट फेडरल प्रोविंस जो था इन दोनों के ऊपर भुट्टो ने मार्शल लॉ लगा दिया। तो ये भी एक मसला था। यहाँ पर भी आप देखते हैं सेंस ऑफ डेप्रीवेशन। फिर यहाँ पर जो मेन पार्टीज थी BPLF, और इसको ईरान असिस्ट कर रहा था, ठीक है। ये आपका बलोच पीपल लिबरेशन फ्रंट है, और ये आपका BLA जो है ये आपका बलोच लिबरेशन आर्मी। यहाँ पर इनको जो है ना वो इंडिया असिस्ट करता है, उनको ईरान असिस्ट करता है, और इस तरह से ये लोग यहाँ पर इंसर्जेंसीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। मार्शल लॉ ऑफ मुशर्रफ, यहाँ पर मार्शल लॉ जब लगा तो उस वक्त आपको पता है जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे, बुकटी आपको पता है वहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर मेन लीडर था, और जो आपके प्रोजेक्ट्स थे सीपेक के जैसे प्रोजेक्ट्स थे, तो वहाँ पर बुकटी जो है वो मुशर्रफ को यहाँ पर आने नहीं दे रहा था, अलाउ नहीं कर रहा। तो बुकटी और मुशर्रफ की जो टसल चल रही थी उस वजह से आपका जो है ना वो मार्शल लॉ जो है ना यहाँ पे बुकटी को इसने मार दिया। फिर जो है ना बुकटी को आपको पता है इसके ऊपर केस भी हुआ, काफ़ी जो है ना एक मसला बना। तो फिर इनकी टसल से ये मसला हुआ, ठीक है। ये बलूचिस्तान के अंदर ये इश्यूज आपको पता है क्रिएट हुए। अब अख्तर मेंगल के 6 पॉइंट्स देखते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के साथ बेसिकली हमने कंपैरिजन करना है। तो अख्तर मेंगल के जो 6 पॉइंट्स हैं उसमें ज़्यादा बात तो नहीं है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मेंबर हैं ये, ठीक है। 1997 और 1998 में ये CM रह चुके हैं बलूचिस्तान के, और फिर ये मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली के तौर पर भी सर्व करते रहे हैं बाद में, ठीक है। मिलिट्री ऑपरेशंस एंड करने की इनकी डिमांड थी। अब इनके 6 पॉइंट्स हम डिस्कस करें। पहला पॉइंट का ये था कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर उनको ख़त्म किया जाए। मिसिंग पर्सनस जो हैं उनको कोर्ट के सामने लेकर आया जाए, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ एजेंसी डेथ स्क्वाड। एजेंसी डेथ स्क्वाड क्या है? ऐसी जो इंटेलिजेंस आपकी हैं जिन्होंने जो है ना वो मतलब जैसे कि आप देखते हैं कि इंटेलिजेंस से कोई बंदा अगर इंटेलिजेंस के हाथ लग जाए और उसने जो है ना कोई कसूर किया हो, कोई मसला किया हो, उसने कोई जो है ना एंटी स्टेट काम किया हो, तो फिर उसकी लाश ही मिलती है, ठीक है। अब ये क्या होता है एजेंसीज के हाथ, तो ये फिर डेथ स्क्वाड्स जो इनको हम कहते हैं डेथ स्क्वाड्स, कि आपकी एजेंसीज मिल के फिर ये वाला काम शुरू कर दें कि जो भी एंटी स्टेट हो फिर उसको फिर फारिग कर दिया जाए, ठीक है। तो इसको हम डेथ स्क्वाड कहते हैं। तो इसकी डिमांड की अख्तर मेंगल ने कि भाई इस डेथ स्क्वाड को अबॉलिश किया जाए, ठीक है। नो इंटेलिजेंस इंटरवेंशन इन पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स के अंदर इंटेलिजेंस की इंटरवेंशन ख़त्म की जाए, ये भी बात की। फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सनस जो हैं उनको जो है ना कोर्ट के आगे पेश किया जाए। यहाँ पर हमने एक और बात पढ़ी थी कि मिसिंग पर्सनस को भी कोर्ट के आगे पेश किया जाए, और रिस्पॉन्सिबल पर्सन यानी कि जिन लोगों ने उन लोगों को, मतलब जिन लोगों की वजह से मिसिंग पर्सनस है ना, तो रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं मिसिंग पर्सनस के लिए उनको भी कोर्ट के सामने लेकर आया जाए, और डिस्प्लेस्ड पर्सनस जो हैं बलूचिस्तान के लोग उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको वापस उनके घरों में पहुंचाया जाए,
ठीक हो गया। ये आपकी एक बात हो गई कि आपकी जो है ना नेशनल डिसइंटीग्रेशन कैसे हुई, हमने पूरी डिटेल में इसके ऊपर बात की और इसमें हमने नेशनल डिसइंटीग्रेशन को हमने जो टॉपिक था हमारा वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिर आपका देखते हैं उसके जो एक नेशनल डिसइंटीग्रेशन का एक जो है ना आपका जो अलग से भी टॉपिक बनेगा, उसके ऊपर हम जो है ना उसका जो एक स्ट्रक्चर होगा उसमें देख लेंगे कि उस स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको कर लेंगे, वो उसका सेंस अलग है। अगला जो हमारे पास डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन के अंदर बात आ जाती है, जो प्रॉब्लम्स में हमने बात की कि क्या मसला है, क्यों जो है ना वो डेमोक्रेसी इवॉल्व नहीं हो पा रही। इसमें अगली जो बात आ जाती है हमारी वो आ जाती है कि यहाँ पर हमारे पास नो सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट। देखें, आपको पता है शुरू में काफ़ी जो है ना आपको पता है यूनिकैमरल स्ट्रक्चर रहा है शुरू में। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक आपकी होती है, आपकी जो है ना एक आपकी नेशनल असेंबली होती है, आपकी प्रोविंशियल असेंबली जो होती है वो आपकी यूनिकैमरल में नहीं होती। ठीक है, तो नेशनल असेंबली जो थी आपकी, उसमें क्या था कि आपका जो है ना वो जो एमएनएस थे आपके, वो ही आपके जो है ना वो सूबों को भी कंट्रोल किया करते थे, सूबों के अंदर भी काम किया करते थे। तो लोकल इलेक्शन नहीं होते थे, तो लोकल बॉडीज जो थी, जो प्रोविंस के जो लोग थे उनके पास इख्तियार आते ही नहीं थे। एमएस जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे जो म्यूनिसिपल प्रॉब्लम्स थी उनको जो है ना कंट्रोल करने के लिए। वन यूनिट सिस्टम, ये आपकी जो है ना इसकी वजह से आपके जो लोकल गवर्नमेंट आपकी ख़त्म हुई, आपकी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ख़त्म हुआ, वो आपके सिर्फ वन यूनिट सिस्टम की वजह से हुआ। फेलियर ऑफ डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन इसी वजह से हुई आपकी, क्योंकि आपने जो है ना इनका हक मार लिया। आप देखते हैं वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो इनकी सीटें भी ज़्यादा बननी चाहिए थी, क्योंकि डेमोक्रेसी तो यही कहती है कि जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसकी ज़्यादा जो है ना कामयाबी होगी। तो यही बात थी। तो यहाँ पाकिस्तान ये वन यूनिट आप पॉलिसी देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई जो है ना वो लोकल लेवल पे जो है इलेक्शंस नहीं होते थे, लोकल लेवल के जो आपके लोग होते हैं सूबों के अंदर वो इलेक्ट नहीं होते थे। इस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ और आपकी डेमोक्रेसी इवॉल्व नहीं कर पाई। तो लोग आपका जो है ना वो एमएनए जो है ना एमपीए बनना ही नहीं चाहते थे, लोग आपका जो है ना वो एमएनए बनना चाहते थे लोगों को जो है ना, क्योंकि ताकि लोकल लेवल के ऊपर आप काम कर सकें। ठीक हो गया। अब क्या है, आपको पता है ये जो वन यूनिट सिस्टम मैंने आपको बताया है सारा वन यूनिट पॉलिसी की वजह से होता है। और यहाँ पर जो है ना वो सारा खेल बराबर किया इन्होंने कि जो है ना वो 50% सीट्स यहाँ पर इन्होंने 50% सीट्स यहाँ पर की, ताकि जो बांग्लादेश की जो मेजॉरिटी ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसका इम्पैक्ट ना पड़े, उस इनकी जो पॉलिटिक्स है वो उससे डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि आपको पता है आपका कैपिटल यहाँ पर है, सारे एसेट्स यहाँ पर है, आपकी इंडस्ट्री यहाँ पर है, तो सारा प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होता है। ठीक है, फिर अगला आपका जो आ जाता है पॉइंट आपका आता है वो है कंसोलिडेशन एंड मिसयूज ऑफ पावर्स। वो कैसे कि आप देखें जब ईस्ट पाकिस्तान आपसे चला गया तो आपका जनरल याह्या जो थे उन्होंने ट्रांसफर कर दी पावर जो थी वो जनरल याह्या जो आपका जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। ठीक है, और जो जनरल याह्या थे फिर भुट्टो ने वही काम उनके साथ किया, जैसे याह्या ने आपका जो है ना वो अयूब खान के साथ किया था, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फिर वही काम याह्या के साथ किया कि उन्होंने उन्हें अरेस्ट करवा दिया। ठीक है, जस्टिस हमूदुर रहमान की एक रिपोर्ट इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं जो फॉल ऑफ ढाका के ऊपर उन्होंने लिखी थी, तो वो जो रिपोर्ट थी वो पब्लिश नहीं होने दी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। ये भी वहाँ पर अपनी पावर्स को कंसोलिडेट किया। 1972 में आपने देखा शिमला एग्रीमेंट किया, इसमें इन्होंने अपना इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस शो किया। जो 1971 में वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो वो वहाँ पर उसने जो ये आपका वेस्ट पाकिस्तान है इसका भी कुछ हिस्सा जो था वो इंडिया ने कब्जा कर लिया था, जो कि तकरीबन 13,000 स्क्वायर किलोमीटर था। तो इसके वो इंडिया ने इनको वापस कर दिया। उसके अलावा इन्होंने जो 19,000 जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको भी रिलीज करवा दिया इंडिया से। ये आप लोग देख सकते हैं कि कैसा इन्फ्लुएंस था इनका यहाँ पर। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यहाँ पर हुई, ये तमाम चीज़ें आप देखें तो इसकी एक अलग से हम हेडिंग बना के उसको भी डिस्कस कर लेंगे। 1977 में इलेक्शंस होते हैं, इसमें आपको पता है भुट्टो जीत जाते हैं 155 सीट्स। 155 सीट्स जो होती हैं वो भुट्टो जीतते हैं और अपोजिशन जो होती है आपकी सिर्फ वो 36 सीटें जीतती हैं। तो पीएनए जो है ना ये प्रोटेस्ट करते हैं और इनकी पार्टी जो होती है वो बाद में तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक मूवमेंट जो है ना रिलीजियस मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेती है और ये इतना ज़्यादा वायलेंस क्रिएट करते हैं कि ये कहते हैं कि ज़्यादा जो है ना यहाँ पे धांधली हुई है लिहाजा री इलेक्शंस करवाए जाएँ। ठीक है, तो ये सारी सूरत हाल ख़राब होते हुए देखकर 5 जुलाई 1977 में ज़ियाउल हक क्या करते हैं, मार्शल लॉ इम्पोज करते हैं। प्रोविंशियल असेंबलीज, नेशनल असेंबलीज और गवर्नर्स जितने भी होते हैं उनको वो रिमूव कर देते हैं। भुट्टो को वो फांसी पे चढ़ाते हैं 1979 4 अप्रैल
इस डेट को भुट्टो को फांसी करवा देते हैं। एक रजा कसूरी एक अलग से एक केस है, इसको हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो हम कॉन्स्टिट्यूशन वाले सिस्टम में इसको भी हम डिस्कस करेंगे फिर इंशाल्लाह, जो केसेस है ना वहाँ पर वो हम फिर जो है ना डिस्कस कर लेंगे। फिर आप देखते हैं कि 1990 के इलेक्शंस होते हैं जिसमें नवाज शरीफ जो है ना आपका वो, तो इस तरह से फिर क्या होता है कि जो आपके ज़ियाउल हक होते हैं वो आपके मैदान में आ जाते हैं। और ज़ियाउल हक जो होते हैं वो बेसिकली चाहते हैं कि जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है उसको वो स्मैश कर दे, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी और जो है ना वो डेमोक्रेसी की बिना पर वो आई थी, ठीक है। चौधरी ज़हूर इलाही और नवाज शरीफ, इन दोनों के जो है ना, वैसे ही नवाज शरीफ के और चौधरी ज़हूर इलाही इनके ज़ियाउल हक से अच्छे ताल्लुकात थे और ये पंजाब सेंट्रिक पॉलिटिक्स जो है ना यहाँ पर मशहूर हो रही थी, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि जो ये मैं आपको सारी बातें वही बता रहा हूँ, कंसोलिडेशन एंड मिस यूज ऑफ पावर्स की। ये ट्रॉयका पीरियड अभी तक नहीं आया, ये हम आगे जब अब शुरू होता है फिर हम देखते हैं। फिलहाल हम जो डिस्कस करें वो वही आपका जो कंसोलिडेशन ऑफ एंड मिस यूज ऑफ पावर्स का जो पिछले हमने पेज पर देखा वही टॉपिक यहाँ पर चल रहा है। तो सियाचिन ग्लेशियर्स होते हैं उनको इग्नोर किया। यहाँ पर इंडियन मिलिट्री की एक्सरसाइज चल रही थी राजस्थान के अंदर और वो प्लानिंग कर रहे थे कि वो जो है ना वो आपका सियाचिन पर हमला करेंगे, ठीक है। इस जो है इशू को हम ब्रास्टेक कहते हैं। तो जो आपका ज़िया थे उन्होंने जो है ना कहा मैं जाऊंगा इंडिया में क्रिकेट मैच देखूंगा। वहां पर जाकर उन्होंने क्रिकेट मैच देखा या नहीं देखा ये पता नहीं है। बहरहाल उन्होंने राजीव गांधी को वहां पर धमकी दी कि न्यूक्लियर वेपन्स है हमारे पास और अगर तुमने ज़्यादा जो है ना हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना वो गिरा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखें जो आपने जो ज़ियाउल हक थे उन्होंने अपनी पावर्स को जो है ना कंसोलिडेट किया, शो ऑफ किया। फिर इन्होंने अपनी इस्लामाइजेशन की, इन्होंने तो एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना एक सिस्टम क्रिएट किया, अपनी पावर्स को भी शो ऑफ किया। उसमें आर्टिकल 61 और 62 आपका सादिक और अमीन और इस्लामाइजेशन के अंदर भी काफ़ी चीज़ें इन्होंने की। ये हम जो है ना इसकी एक अलग से हेडिंग में हम इसको डिस्कस करेंगे। 8th अमेंडमेंट में इन्होंने अपनी पावर्स को और ज़्यादा कंसोलिडेट करके, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने एक अमेंडमेंट की आर्टिकल 58 के अंदर 8th अमेंडमेंट थी ये, और जो अमेंडमेंट की वो 2B है। और इसका मतलब है कि जो आपकी नेशनल असेंबलीज है और आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वहाँ पर अगर कोई भी करप्शन होती है, कोई भी मामला होता है, कोई भी ऐसी वैसी ऊंच नीच होती, तो प्रेसिडेंट जो होगा आपका वो जो आपकी असेंबलीज हैं उनको डिसॉल्व करने की जो है ना पावर उसके पास होगी, ठीक है। 1984 में ये दोबारा से रेफरेंडम करवा के ये फिर से जीत जाते हैं। रेफरेंडम में क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन में वो ये पूछते हैं कि अगर आप इस्लामिक सिस्टम चाहते हैं तो यस पे क्लिक करें, नहीं चाहते तो नो पे करें। तो 97.7% लोगों ने यस पर क्लिक करके ज़ियाउल हक को दोबारा अगले 5 सालों के लिए इलेक्ट कर लिया। इस्लाम को इलेक्ट किया या नहीं किया ये अब हम डिस्कस नहीं करें। जो आपके ज़ियाउल हक थे उनको दोबारा लोगों ने इलेक्ट कर लिया। तो फिर वो जो है ना उनकी कोई और ट्रेजेडी हुई, वो जो है ना एक केस हुआ उनका जो है ना अमेरिकन कोई इशू था, वो फिर जो है ना उसको एक एयरप्लेन में उनको ले गया और ज़ियाउल हक को जो है ना फिर किडनैप किया और फिर वो एयरप्लेन जो था वो भी जो है ना वो क्रैश हो गया, ठीक है। इस तरह ज़ियाउल हक जो है ना वो इस दुनिया से चले गए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा पीरियड हमारा आता है। अब हमारा 1988 का जो पीरियड आता है, ये हम जो कहते हैं इसको हम कहते हैं, तो ऊपर हमने हेडिंग लिखी है उसको हम काट के यहाँ पे लिखते हैं हमारा ट्रॉयका पॉलिटिक्स, ठीक है। ये हमारी हेडिंग यहाँ पे आ गई। तो ट्रॉयका पॉलिटिक्स में क्या होता है कि आपका 16 नवंबर 1988 में इलेक्शन होता है जिसमें आपकी बेनज़ीर भुट्टो जो होती है वो 92 सीट्स ले लेती है और IJI जो आपकी जो पार्टी होती है वो 54 सीट्स लेती है। आपने देखा बेनज़ीर भुट्टो की सीट ज़्यादा थी लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो गवर्नमेंट बना सकती, लिहाजा 115 जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी आपका जो है ना वो बेनज़ीर भुट्टो से हाथ मिलाकर इन्होंने मिल के गवर्नमेंट बना ली, ठीक है। बेनज़ीर आ गई, बेनज़ीर के पास अब पावर थी कि वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करें और उन्होंने गुलाम इसहाक खान को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया भरोसे की बिना पर कि भाई वो उन्हें प्रेसिडेंट बनाए रखेंगी और गुलाम इसहाक खान असेंबलियाँ जो है ना वो डिसॉल्व नहीं करेंगे। MQM की और जो पीपल पार्टी के रिफ्ट्स थे काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेनज़ीर भुट्टो से, आपको पता है इख्तलाफात थे उनको MQM वालों को। तो वो जो है ना वो क्या करते थे, इनके आपस में जो है ना पहले प्रोपेगेंडे होते थे ये वो, फिर आखिरकार ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा रिफ्ट्स इनके हो गए। तो फिर जो है ना जब मामलात हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए तो 6 अगस्त 1990 को आपका जो है ना वो गुलाम इसहाक खान ने असम्बलियाँ तोड़ दी 58(2)B का यूज़ करते हुए
और ये आपका गुलाम इसहाक खान जो है ना वो प्रेसिडेंट ही रहे अभी तक भी। अब गुलाम इसहाक खान प्रेसिडेंट हैं मगर प्राइम मिनिस्टर का जो है ना वो सीट खाली हो गई। फिर 1990 में फिर से इलेक्शंस होते हैं। 1990 में क्या होता है कि आपका नवाज शरीफ और जो है ना आपका IJI जो है ना वो आपका IJI जो होता है वो जो है ना वो नवाज शरीफ को जो है ना प्राइम मिनिस्टर बना देता है। यहाँ पर आप देखें कि आपने देखा कि आपका जो प्रेसिडेंट था, कौन सा प्रेसिडेंट, आपका गुलाम इसहाक खान, और आपकी जो प्राइम मिनिस्टर थी आपकी जो है ना वो बेनज़ीर भुट्टो, और यहाँ पर आपका एक और भी एलिमेंट होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये आपका जो होता है ना ट्रोइका, इसको हम ट्रोइका कहते हैं, और इन तीनों के बीच में होती है टसल, तीनों के बीच में होती है टसल। अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या रोल है वो अब आगे आएगा, ठीक है। बहरहाल ये ट्रोइका पीरियड जो 1990 से लेकर 2000 तक का जो पीरियड है ये हमारा ट्रोइका पीरियड है। इसके बीच की हम बातें अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। 1990 से हम 2 साल और पहले चले गए, 88 तक हम आ गए जहां से बेनजीर जो है ना वो आई थी, ठीक है। ये हमारा जो है वो ट्रोइका पीरियड, ट्रोइका पॉलिटिक्स है। क्या मतलब कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आपस में टस्सल लगी रहती है, ठीक है। तो यही हमारा मामला है यहाँ पर कि जब ये आपके जो है ना वो आपके इसहाक खान प्रेसिडेंट थे और आपके जो है ना वो अब जो नए प्राइम मिनिस्टर आपके बने वो नवाज शरीफ बने, ठीक है। तो जो आपके बेनजीर भुट्टो थी उसके और गुलाम इसहाक खान की जो पहले ताल्लुकात ख़राब हो गए थे अब वो दोबारा ठीक हो गए, अपने वो दोबारा मिल गए, साथ हो गए, और इन्होंने मिल के जो है ना प्लान बनाया कि जो इसहाक खान हैं वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे, नवाज शरीफ की हुकूमत गिरा देंगे। तो 18 अप्रैल को प्लान के मुताबिक 1993 में इन्होंने आर्टिकल 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए असम्बलियाँ तोड़ दी। मई 1993 में क्या होता है कि नवाज शरीफ, क्योंकि एक केस होता है, वो केस जो है ना वो कौन करता है, जो भी करता है वो केस, बहरहाल वो केस नवाज शरीफ के हक में आता है, और जो कोर्ट होता है आपका वो कोर्ट जो है ना वो असम्बलियाँ रिहेबिलिटेट कर देती है, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट वापस आ जाती है। तो आपका बेनजीर भुट्टो, वट्टू और फजलुर रहमान ये तीनों मिलके लॉन्ग मार्च करते हैं कि भाई नहीं, ये जो है ना रिहेबिलिटेट ना करो, री इलेक्शन करो, दोबारा से इलेक्शन करवाओ, ठीक है। अब पैसे होते नहीं थे इनके पास, बार बार इलेक्शन पे इलेक्शन करवाए जाओ। तो 19 जुलाई को इन्होंने एक काकड़ फार्मूला लगाया। काकड़ फार्मूला क्या था, ये कुछ भी नहीं, बस यही था कि भाई दोबारा से असम्बलियाँ तोड़नी है, ठीक है। बस ये काकड़ जो था वो आपका जो है ना वो DG, आपका मेरे ख्याल ये DG ISI जो है ना वो आपका था, एक जो है ना ये मिलिट्री का ही बंदा था। तो यहाँ पर मिलिट्री का आ गया, आपने देख लिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो नहीं आया, मारा आल जो है ना वो आपका काकड़ एक आ गया। अब ये काकड़ कौन था, ये आप जो है ना थोड़ा खुद भी रिसर्च कर लें कि काकड़ कौन था। तो ये यहाँ पर जो है ना इन्होंने डिसॉल्व कर दी असेंबली, ठीक है। और किसने डिसॉल्व की असेंबली, आपके इन्हीं इसहाक खान ने असेंबली जो है ना वो डिसॉल्व कर दी, ठीक है। 6 अक्टूबर 1993 में दोबारा से इलेक्शन होते हैं। अब पाकिस्तान पीपल पार्टी 65 सीटें जीती हैं और जो आपका मुस्लिम लीग होती है वो 56 सीटें उसके हाथ में आती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, आपका जो पीपल्स पार्टी होती है वो चट्टा ग्रुप और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ मिलकर 121 सीटें हो जाती, तो इनकी मेजोरिटी बन जाती, तो ये गवर्नमेंट बनाने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर से आपकी बेनजीर भुट्टो आ जाती है मैदान में दूसरी मरतबा। तो अब फारूक लगारी को वो चुनती हैं इस मरतबा, ठीक है, क्योंकि वो आपके जो होते हैं वो गुलाम इसहाक खान, वो अब उनका मामला ख़त्म हो गया। तो फारूक लगारी जो है ना यहाँ पे आ जाते हैं और इनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। बेनजीर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर होती है। 1994 में नवाज शरीफ और बीबी की जो है ना वो राइवलरी होती है काफ़ी, ठीक है। तो 1996 में फारूक लगारी को ये एहसास होता है, दिल से उनको ये एहसास होता है कि भाई करप्शन हो रही है, असम्बलियाँ काम ठीक नहीं कर रही हैं, बेनज़ीर और ये वो सही काम नहीं कर। तो फारूक लगारी जो है ना थोड़ा जोश में आके इमोशनल होके वो जो असेंबलीज होती हैं उनको डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 1997 में जो आपकी मुस्लिम लीग नून होती है वो जीत जाती है, क्योंकि दोबारा जो इलेक्शन होते हैं उसमें आपका 2/3 मेजोरिटी मिलती है नवाज शरीफ को। 2/3 मेजोरिटी से भी आपको होता है पंजाब, सिंध और KP के तीनों सूबों में नवाज शरीफ जीत जाते हैं, नवाज शरीफ की अक्सरियत होती है यहाँ पर। अब क्या होता है कि 2/3 मेजोरिटी आने का एक फ़ायदा हुआ कि अब आपके पास एक्स्ट्रा पावर्स भी आ गई। क्या मतलब कि आपको पता है अमेंडमेंट करने के लिए हमने बात की थी कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो 2/3 मेजोरिटी आ गई। अब नवाज शरीफ अमेंडमेंट कर सकते थे आइन के अंदर, तो 13th अमेंडमेंट लेकर आए ये, और इन्होंने आर्टिकल 58(2)B को, जो कि ये था कि जो प्रेसिडेंट है वो असम्बलियाँ तोड़ सकता है,
वो जो है ना वो आर्टिकल रिमूव कर दिया। ठीक हो गया। ज़ियाउल हक आपको मैंने बता दिया कि वो 8th अमेंडमेंट में इस आर्टिकल 58(2)B को लेकर आए थे। ठीक हो गया। यहाँ पर एक छोटी सी एक और बात आप लोग ध्यान रखें कि 28 मई 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट भी पाकिस्तान ने जो आपका किया था। ठीक है, ये भी नवाज शरीफ का ही टाइम पीरियड था, ये भी बात यहाँ पर आ गई। अब क्या होता है आपका मुशर्रफ, आपको पता है नवाज शरीफ आ गए, आपके नवाज शरीफ जो है ना वो आपके अब अगले प्राइम मिनिस्टर फिर से बन गए। ठीक है, मुशर्रफ सीक्रेट कारगिल ऑपरेशन होता है उनका एक प्लान होता है कि भाई हम कारगिल के ऊपर जो है ना वो कब्जा करेंगे। ऑपरेशन जो है ना आपका 1998 में जो है ना, सॉरी 1998 में तो इंडिया के जो है ना वो तेवर शुरू होते हैं। फिर 1999 में जो है ना क्या होता है कि वॉर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 12 अक्टूबर 1999 में जो है ना आपका जो है ना क्या होता है कि वो वॉर जो होती है सो होती है, उस वॉर के अंदर वो वॉर फिर ख़त्म भी हो जाती है, क्योंकि नवाज शरीफ जो होती है उसके ऊपर अमेरिका जो है ना वो प्रेशर डालता है कि भाई ये वॉर ख़त्म करो, वॉर ख़त्म करो। और जो है ना वो मुशर्रफ भी जो है ना वो फिर मैदान में आके जो है ना वो मुशर्रफ बहरहाल फिर वो वॉर ख़त्म कर देता है। ठीक है, मुशर्रफ का कारगिल इशू में काफ़ी जो है ना वो एक बहुत बड़ा रोल रहा है, उसी से मुशर्रफ की पावर्स कंसोलिडेट हुई, वहीं से मुशर्रफ ने अपना जो है ना वो कारनामे दिखाए। 1998 में आपको पता है उसी टाइम मुशर्रफ भी थे, जब उस दौर में ही आपका जो है ना वो आपका न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं। ठीक है, तो फिर जो है ना वो नवाज शरीफ और जो है ना आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, आपके मुशर्रफ थे। ठीक है, इनको जो है ना वो प्रेशर डाला गया अमेरिका ने कि भाई आप ये जो कारगिल वॉर है ये ख़त्म करें। ठीक है, तो वो उन्होंने फिर ख़त्म कर दी थी। वो फिर जो है ना इतना कोई ख़ास रिजल्ट नहीं मिला था। बहरहाल इस वॉर में आपके दो जो है ना वो आपके हवालदार लालक जान और आपके कैप्टन शेर खान, ये दोनों इस वॉर के अंदर शहीद हुए थे, उनको निशान हैदर भी मिला। ठीक है, 12 अक्टूबर 1999 में जो है ना 9 PM को जो रात के टाइम जो खबरनामा आया करता था पीटीवी के ऊपर, वो नहीं आया, उसकी जगह आपका जो है ना मिली नगमे आए। ठीक है, और उसी दिन उसी वक्त जो है ना जनरल मुशर्रफ जो थे उन्होंने फिर बाद में अनाउंस किया टीवी के ऊपर कि भाई हमने असम्बलियाँ तोड़ दी हैं। ठीक है, नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई है। ठीक है, और अब ये जो है ना मामला हुआ, तो नवाज शरीफ को सॉरी जनरल मुशर्रफ को बैक करने में जुडिशरी का भी रोल था। जो मार्शल लॉ को उन्होंने बैक किया, मुशर्रफ ने जो है ना काफ़ी जजेस दोबारा से जो है ना इलेक्ट किए, उसके अंदर जो है ना काफ़ी उनसे अपनी मर्जी के कानून बनवाए, अपनी मर्जी के जो है ना वो काम करवाए। तो रोल ऑफ जुडिशरी आपका बैकिंग मार्शल लॉ, जो कि डेमोक्रेसी के लिए जहर है। ठीक है, ये काम भी यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये आपने देखा ट्रोइका पीरियड में आपने देखा कि कितने जो है ना हमने काफ़ी सारे इवेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया, हमने काफ़ी सारे प्रेसिडेंट्स को और जो है ना प्राइम मिनिस्टर को हमने डिस्कस कर लिया। फिर आपका जो है ना अगला जो आपका फैक्टर आता है जो कि डेमोक्रेसी को जो है ना इवॉल्व होने से रोकता है, वो आपका है इस्लाम वर्सेस सेकुलरिज्म। क्या है, जब आपका सेक्टेरियनिज्म आता है, आपको पता है जब आपका ज़ियाउल हक, आपको पता है ज़िया की इस्लामाइजेशन होती है, तो उसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग होते हैं। आपकी ना सिर्फ ये कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़, बल्कि जो आपके अपनी जो आवाम होती है वो भी आपके खिलाफ हो जाती है। ठीक है, यही काम हुआ ज़ियाउल हक के साथ। इन्होंने प्रेयर कमेटी बनाई, इन्होंने बैंक अकाउंट्स बनाए, बैंक अकाउंट्स को इन्होंने कहा कि भाई ज़कात जो डिडक्ट करनी है वो आपने करनी है, और सख्ती से उनको जो है ना पाबंद किया इस चीज़ का। इन्होंने शरिया कोर्ट्स बनाई, उस पर काजी बिठाया इन्होंने। फिर इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल इन्होंने बनाई, जिसके अंदर ये लोगों का बेसिकली काम ये था कि भाई यहाँ पर इन्होंने रिसर्च करनी थी और इस्लामिक सिस्टम को जो है ना वो कम्प्लीटली इन्फोर्स करना था पाकिस्तान के अंदर। ठीक हो गया, तो आपका इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल बनाई। रोयत हिलाल कमेटी, आपको पता है चांद सितारों का जो किस्सा होता है, कहानियाँ होती हैं, महीने के दिन, साल के दिन, ये तमाम चीज़ें कौन, रोयत हिलाल कमेटी देखती है। ठीक है, फिर आपका हद और ताजीर के कानून, ठीक है, जो आपकी सजाएं होती है, पनिशमेंट्स जो आपकी होती हैं, वो इस्लामी कानून के मुताबिक इसे नाफिज कर दी। आर्टिकल 61, 62 जो है ना इन्होंने लगाया सादिक और अमीन, यानी कि जो भी आपका पार्लियामेंट का मेंबर होगा वो आपका सादिक और अमीन होना चाहिए। ठीक है, ये जो आपका इस्लामाइजेशन था इसको अपोज किया आपका पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने, और साथ साथ मुशर्रफ ने भी इसको वो किया जो है ना पसंद नहीं किया। मुशर्रफ आपको पता है खुद भी बहुत एक सेकुलर किस्म का आदमी था, उसका भी यही मानना था कि भाई मतलब इस्लाम से उसको एक थोड़े से चिढ़ भी थी। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपका एक ऐसा फैक्टर है जिसने आपकी डेमोक्रेसी को इवॉल्व होने से रोका है, और ये कैसे रोका है ये हम देख लेते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो आपका कोल्ड वॉर चल रही थी
उसके अंदर उन्होंने जो यूएसए ने आपका सॉरी पाकिस्तान ने जो यूएसए को साथ दिया ना, सीटो जो आपका साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो जो है आपका सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये दो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये दो ट्रीटीज आपका पाकिस्तान ने कोल्ड वॉर में ये शो करने के लिए कि यूएसए के साथ है हम, यानी कि हम डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म के साथ हैं, तो इन्होंने यूएसए का साथ दिया और रशिया को छोड़ा। मगर बहरहाल जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब देखा कि 19 जो आपकी 71 में वॉर हुई उसमें यूएसए ने इन ट्रीटीज के मुताबिक हमारा साथ नहीं दिया, तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो है ना आपका सीटो भी छोड़ दिया और सेंटो भी छोड़ दिया। ठीक हो गया। तो उसके बाद जुल्फिकार अली का जो रुझान था वो थोड़ा सा यूएसएसआर की तरफ झुक गया और जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो आपका क्या कहते हैं, उन्होंने सारा जो है आपकी इंडस्ट्रीज थी उनको नेशनलाइज भी कर दिया। आप देखते हैं कम्युनिज्म के अंदर भी नेशनलाइज करते हैं आप, जो आपकी मार्केट होती है वो नेशनलाइज हो जाती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहती है, आपकी पब्लिक हो जाती है। तो ये यहाँ नेशनलाइज में भी सारी जो आपकी इंडस्ट्री वगैरह होती है आपकी जो, उसको इन्होंने नेशनलाइज किया, यानी कि वो अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। तो ये कम्युनिज्म के अंदर था ये सब कुछ। तो इस वक्त इनको जो है ना हेनरी किसिंजर ने फिर जो है ना इनको कहा, धमकी दी कि भाई तुमको खतरनाक नुकसानात सामना करना पड़ेगा। ठीक है। बहरहाल फिर आपको पता है 1979 में अफगान सोवियत वॉर होती है, उसमें फिर पाकिस्तान जो है ना वो अमेरिका का साथ देता है और मुजाहिदीन को जो है ना आईएसआई और सीआईए दोनों मिलकर मुजाहिदीन को सपोर्ट करते हैं और मुजाहिदीन जो है ना आपका फिर सोवियट्स को जो है ना आपका अफगानिस्तान से विड्रॉ करने के लिए कामयाब हो जाते हैं। फिर आपको पता है 9/11 में आपका जो है ना वो वॉर ऑन टेरर होती है। ठीक है। 9/11 में वॉर ऑन टेरर होती है, ये भी एक इंटरनेशनल एलिमेंट होता है, इसमें पाकिस्तान एज अ प्रॉक्सी यूएसए के लिए काम करता है। ठीक है। तो आप खुद देख लो अंदर के हालात आपके ठीक नहीं है मुल्क के, आप अपने मुल्क में पॉलिटिक्स ठीक से कर नहीं पा रहे, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। जिम्मी कार्टर ने पाकिस्तान को $40 मिलियन की एड दी, रोनाल्ड रीगन ने $3.2 बिलियन की पाकिस्तान को एड दी। ठीक है। ये आप देखें कि किस तरह से जो है ना हमारी डेमोक्रेसी के लिए हम पैसा जो है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो है ना अपनी हम जो है ना वो कर रहे हैं कि पैसे हम बाहर से आ रहे हैं हमारे लिए। ठीक है। अप्रैल 1988 में जेनेवा अकॉर्ड होती हैं और उसके अंदर जो है ना वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया और यूएसए पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें आपके जो बॉर्डर्स होते हैं उस पर रिटर्न हो जाना है। रशिया अपने बॉर्डर्स पे जाएगा, आपका जो है ना पाकिस्तान अफगानिस्तान अपने बॉर्डर्स पे आएगा वापस, और रशिया 1991 तक ये कहता है कि मैं 1991 तक कंप्लीट विड्रॉल कर लूंगा। ठीक है। ये आपका जेनेवा अकॉर्ड साइन हो जाते हैं और फिर आपका जो है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान की शो ऑफ हो जाती है। ठीक है। तो आपकी डेमोक्रेसी में थोड़ा सा जो है ना वो बदलाव ज़रूर आता है, लोगों में ज़रूर अवेयरनेस भी आती है कि हाँ भाई पाकिस्तान ने कुछ काम किया, लेकिन एट दी एंड बात वही है कि तमाम जो काम आपका हो रहा है वो आपकी मिलिट्री ही कर रही है। ठीक है। सिविलियन आपके जो थे, सिविलियन आपकी जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही। ठीक है। फिर आपकी अगली जो आपकी पॉइंट आ जाता है कि आपकी डेमोक्रेसी क्यों ठीक से इवॉल्व नहीं कर पाई, इसमें आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इसमें आपका सबसे पहले अहमदिया क्राइसिस आपका आ जाता है। इसमें क्या हुआ था कि मलिक गुलाम मोहम्मद जो थे आपके, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था। जब आपको पता है तहरीक निज़ाम शरीयत मोहम्मदी एक ऑर्गेनाइजेशन थी और इनके खिलाफ में कादियानी थे और कादियानी और इनके आपस में फड्डे चलने शुरू हो गए, प्रोपेगेंडे हुए, जलसे जुलूस हुए। तो जब मुल्क के हालात थोड़े ख़राब हुए तो आपका जो है मलिक गुलाम मोहम्मद थे, उन्होंने जो है ना वो मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है। फिर 1 यूनिट पॉलिसी जो थी वो भी एक पॉलिटिक्स के अंदर आपको पता है कैसे आपने जो है ना मुल्क को खुद ही शुरू में ही डिवाइड कर दिया था अपने हाथ से, 50% यहाँ 50% वहाँ। डेमोक्रेसी का हक आपने अदा नहीं किया ठीक से, तो इस वजह से आपकी जो डेमोक्रेसी थी वो इवॉल्व नहीं की। 1 यूनिट पॉलिसी आपको बता दिया मैंने कि एक सूबा आपका वेस्ट पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश आपका एक अलग सूबा हो गया। ठीक है। 2 ही सूबे हुआ करते थे उस टाइम। मेजर इंस्टीट्यूशन जो थी वो वेस्ट में थी, ये मैं आपको बता दिया। जो इंडस्ट्री थी आपकी, जो आपकी एजुकेशन थी, ये तमाम चीज़ें आपकी वेस्ट में थी।
ठीक है। इवन ऑड डिकेड थ्योरी, ये आप लोग देख लेंगे, इवन ऑड डिकेड थ्योरी, इसमें क्या है, जो इवन ईयर्स जितने भी हैं उसमें आर्मी की हुकूमत रही है और ऑड ईयर्स जितने भी हैं उसमें सिविलियंस की हुकूमत रही है आपकी, ठीक है। तो ये एक आपकी टर्बुलेंट डेमोक्रेसी रही है। कभी आर्मी और मिलिट्री, जो आपके सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स हैं, वो आपको यही इवन और डिकेड थ्योरी के अंदर आप जो है ना इस चीज को आप देख लेंगे, ठीक है। तो आपकी अगली जो आपकी वजह होती है डेमोक्रेसी की इवॉल्व ना करने की, वो है आपकी हेरिडिटरी पॉलिटिक्स। इसमें क्या होता है, भुट्टो आप देखते हैं, भुट्टो के आगे से बच्चे जो हैं बेनजीर भुट्टो, फिर आपका जो है ना आपका आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो, ये भी इनके जरिए यहाँ आ जाते हैं। नवाज शरीफ की भी आप देखें, पूरी फैमिली, पूरे बच्चे ही उनका जो है ना वो मरियम नवाज एक जो है ना वो काफ़ी एक जो है ना मशहूर आपकी जो है ना वो पॉलिटिकल फिगर है। तो ये इनकी जो है ना रॉयल फैमिली कल्चर जो रहा है, इसकी वजह से आपकी जो है ना वो डेमोक्रेसी ठीक से इन्वॉल्व नहीं कर पाई। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इलेक्टोरल फ्लॉज। ये हमारा एक इशू आ जाता है इलेक्टोरल फ्लॉज का। आप देखते हैं कि इलेक्टोरल फ्लॉज सही से हो नहीं पाते। आपको पता है फ्यूडलिज्म होता है। फ्यूडलिज्म क्या होता है कि आपको पता है जो आपके यहाँ पे सरदार और ये नवाब वगैरह होते हैं, ये क्योंकि वहां पर जो आपके इलिटरेट, आपको पता है डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर, ठीक है। दोनों जब आपका एक साथ मूव नहीं कर सकते, तो आपकी इलिटरेसी जब होती है तो फिर लोग जो है ना वो वोट की जो कदर है वो नहीं जानते। जब वोट की कदर नहीं जानते तो फिर क्या होता है कि वो 5,000 रुपए में, 10,000 रुपए में वोट्स बेचना शुरू कर देते हैं। इस तरह जब होता है तो ये फ्यूडलिज्म के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर इस तरह से आपको पता है कि डेमोक्रेसी पे आपके इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सपेंसिव पॉलिटिक्स, आपके जलसे होते हैं, आपके जो है ना वो कैंपेन्स होती हैं, इन सब के लिए पैसा चाहिए, जो पैसा आपके गरीब आदमी जो है ना वो सपोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। किनशिप आपका होता है, बरादरी सिस्टम आपकी होती है, रिच इलेक्शंस होते हैं, यानी कि धांधली आपकी होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगता है कि 1977 में इन्होंने धांधली की, 1994 में इन्होंने धांधली की, ये इल्जाम था। फिर आपका जो है ना वो इलेक्शंस जो होते हैं आसिफ अली जरदारी के, उसमें भी कुछ इस तरह की बातें थी, लेकिन ऑल्दो वो एक जो है ना थोड़ी सी हवाई बातें भी थी। मुस्लिम लीग नून के ऊपर आप देखते हैं कि पहले भी कई इल्जाम लगे, फिर बाद में 2017 में जो इमरान खान ने आपको पता है लंबा चौड़ा धरना दिया उनके खिलाफ इस्लामाबाद में और बैठ गए। तो ये जो है ना क्या था इल्जाम, बेसिकली ये था कि इन्होंने धांधली की है, रिज्ड इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब 2020 में इन्हीं की हुकूमत है, तो इसको ऑल्दो क्यों बैठी हुई हुकूमत है, हम इसको ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल कुछ बातें यहाँ पर भी आपको समझ में आनी चाहिए कि आरटीएस जो है आपका रिजल्ट ट्रांसफर सिस्टम, जो इलेक्शन के दौरान होता है आपका रिजल्ट ट्रांसफर सिस्टम, इसमें क्या होता है कि आपका ये जो सिस्टम था, ये जो इलेक्शन का दिन था उस दिन ये सिस्टम बंद हो गया था। तो इसके ऊपर कुछ बातें होती कि जानबूझ के बंद किया गया था, तो खैर वो हमारा पॉइंट है नहीं, लेकिन बहरहाल इल्ज़ाम सभी पे लगते हैं। मेजर टर्नओवर होता है आपकी हिस्ट्री के अंदर, आपकी डेमोक्रेसी आपकी जो हिस्ट्री में इवॉल्व कर रही होती है उसमें आपका एक मेजर टर्न आता है, आपकी जो है ना वो सिस्टम बदलने वाला आपका पॉइंट आता है। वो कैसे आता है वो देखते हैं। आपको पता है मुशर्रफ तक हम लोग पहुंच गए थे। मुशर्रफ ने फिर 2007 में मुशर्रफ ने फिर से जो है ना वो इमरजेंसी नाफिज की और कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया, और वो बात अलग है फिर उसकी। लेकिन मुशर्रफ के टाइम पीरियड के बाद ऑब्वियसली 2008 और 2013 तक, 2008 से 2013 तक आसिफ अली जरदारी की हुकूमत रही है, और ये काफ़ी सक्सेसफुल हुकूमत रही। और पहली मर्तबा एक पॉलिटिकल आदमी जो है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी अपने 5 साल पूरे करके जाती है, आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो जाती है, आर्मी आपकी बैक फुट पे चली जाती है, आपकी यूथ जो होता है वो पॉलिटिसाइज हो जाता है। यूथ कैसे पॉलिटिसाइज होता है कि आप देखते हैं धरनों में, जलसों में आपको यूथ नजर आता है। आपकी जो आजकल आपकी जो सर्कल्स आपके होते हैं उसमें आपकी जो डिस्कशंस होती हैं वहां पर सियासत के बारे में बात हो रही होती है। तो पॉइंट ये है कि लोगों के दिमाग में, दिल में शऊर आ रहा है, अभी समझ में आ रहा है उनको कि भाई पॉलिटिक्स है क्या चीज़, डेमोक्रेसी है क्या चीज़, ठीक है। लोग शऊर ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को। तो 18th अमेंडमेंट करते हैं जरदारी, ठीक है। नवाज शरीफ तो आपको पता है 58(2) भी जो है ना ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मुशर्रफ के बारे में आपको बता दूं, मुशर्रफ जो है ना वो 27th अमेंडमेंट में जो है ना वो दोबारा से आर्टिकल 58(2)B को रीस्टोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन
आपका 18th अमेंडमेंट में जो आपके जरदारी होते हैं वो फिर से इस जो है ना वो आर्टिकल 58 2B को ख़त्म कर देते हैं। 18th अमेंडमेंट में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, वो हम 18th अमेंडमेंट को अलग से भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 7th NFC अवार्ड दिया जाता है इस 18th अमेंडमेंट में। आप देखते हैं कि जो सिंध, आपका बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, ये जो हैं इनको सबको अकॉर्डिंग टू देयर जोग्राफी, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, इनको जो है ना एक रेशो दिया जाएगा जिसके अंदर ये लोग अपनी जो है ना वो फंड इनको मिलेंगे, ठीक है, पैसे मिलेंगे। तो अब अगर कोई जो सूबा है वो चाहता है कि तरक्की करे, डेवलपमेंट लेकर आए, तो अब उसके लिए मुश्किलात नहीं रही। एमरजेंस ऑफ न्यू पार्टीज हुई इस, आप देखते हैं इस डिकेड में जो न्यू पार्टीज हैं उनकी एमरजेंस होती है, यानी कि डेमोक्रेसी में काफ़ी फ़र्क आना शुरू हो गया, पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गई, आपकी जो वोटर टर्न आउट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन की बीच में टॉलरेंस पैदा होती है। क्या होता है कि जो इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं दोनों को मिलके जो है ना वो इलेक्ट करते हैं, और केयर टेकर गवर्नमेंट जो होती है आपकी उसको भी दोनों मिल के ही जो है ना वो इलेक्ट करते हैं, ठीक है। फाटा मर्जर बहुत बड़ा काम होता है हिस्ट्री के अंदर, एक आपका जो है ना वो इसी डिकेड में आपके फाटा मर्जर के बारे में बातें होना शुरू हो जाती हैं। इसके बारे में सरताज अजीज जो है वो इस काम में जो है ना आगे आगे होते हैं। कैसे होता है फाटा मर्जर, ये फिर हम देखते हैं, बाद में देखेंगे, लेकिन फाटा मर्जर भी इसी टाइम पे होता है कि आप देखें, पॉइंट ये है कि आप देखते हैं कि आपने डेमोक्रेसी को सिर्फ थोड़ा सा टाइम दिया, सिर्फ आपने एक दफ़ा ही आपकी हुकूमत पूरी हुई है, तो आप देखें कितना सा चेंज आ गया। टुडेज इश्यूज क्या हैं यहाँ पर और उनके सोल्यूशंस, हम जो सोल्यूशंस और इश्यूज हैं दोनों को मिला के पढ़ेंगे, ताकि अब तो आप काफ़ी जो है ना वो ट्रेंड हो चुके होंगे, पॉइंट्स बनाने आपको आ गए होंगे कि भाई पॉइंट कैसे बनाना है। वही जो आपका इशू होता है वही आपका जो है ना थोड़ा सा घुमा दो तो सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। आज के इश्यूज क्या हैं, अकाउंटेबिलिटी का इशू है, नैब जो है आपका उसको यूज किया जा रहा है ऑन बेसिस ऑफ पॉलिटिकल वेंडाटा। पॉलिटिकल वेंडाटा का मतलब होता है जो आपकी सियासी लड़ाइयाँ होती हैं ना, उसके लिए यूज किया जा रहा है उसको। आप देखते हैं आए दिन उसको पकड़ लिया, फलाने पे छापा, फलाने पे छापा, तो यही चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी को काम नहीं करने दिया जा रहा, ब्यूरोक्रेसी जो है ना उसने हाथ उठा लिया कि भाई हम तो काम ही नहीं करेंगे, नैब से कौन जो है ना अपनी जान बचाए। तो पॉइंट ये है कि अकाउंटेबिलिटी शुड बी बेस्ड ऑन जस्टिस, ठीक है। तो जस्टिस के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, ना कि ये आप उसको पॉलिटिकल वेंडाटा के लिए यूज करो, ठीक है। ये आपका इशू भी मैंने आपको बता दिया और आपका जो सोल्यूशन था वो भी इसी में बता दिया आपको। धरना एंड पावर पॉलिटिक्स जो है उनको डिस्करेज किया जाए, ये भी आप देखें कि धरना और जो है ना पावर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया इमरान खान ने, और इस तरह की चीज़ें करके उन्होंने जो है ना वो डेमोक्रेसी को भी नुकसान पहुंचाया। हम ऑल्दो हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, मगर आपको बहरहाल दिमाग में अपने ये पता होनी चाहिए ये बातें, ठीक है। मगर ये क्या है, धरना यहाँ पर जो बात हो रही है, धरना की कुछ और जो है ना कुछ तरीकाकार होता है कि ये होता है कि आप जो है ना धरने में कुछ काम होता है आपका, यहाँ पर आपने जो है ना वो धरने जो दिए हैं वो धरना आपका जो है ना उससे कोई काम हुआ भी नहीं। आपने देखा कि धरने से नवाज शरीफ ने क्या आपने देखा कि उन्होंने वो कर दिया, रिजाइन कर दिया, नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो धरना और जो है ना ये इन चीज़ों के लिए ये सही बात नहीं है, ठीक है। इस तरह कल के दिन अगर इमरान खान के ऊपर कोई धरने लेकर आ जाए, ठीक है, ऑल्दो कोई इतना जो है ना आप ओपनली आपके पास, और फिर ठीक है जो नवाज शरीफ है उनके खिलाफ आप पर जो है ना वो करप्शन साबित भी नहीं हो पाई है ठीक से अभी तक, ठीक है। ये भी तो बात आपने देखनी है ना। तो तमाम चीजें आप देखोगे तो आगे बढ़ जाएगा। धरना एंड पावर पॉलिटिक्स को इनकरेज नहीं करना चाहिए हमें। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो आजकल काफी ज्यादा है। आप देखते हैं जुडिशरी ने आपके जो है ना हर चीज में आपका जो है ना काम टांग अड़ाना शुरू कर दिया था, कुछ टाइम वापस उसको ठीक किया जा रहा है। ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया था लोगों के बीच में और जुडिशरी के बीच में। हर चीज में जुडिशरी अपना काम कर रही है, हर चीज के अंदर डैम बनाना है तो भाई जुडिशरी आगे आगे आ रही है। ये क्या भाई, आपका काम कहां से आ गया डैम बनाना, ठीक है। आप एक जो है ना कमेटी बनाओ और फिर जो है एक प्रोजेक्ट आप जो है ना असाइन करो उनको, खत्म हो गई बात। आपका ओल्ड केसेस पर आप ध्यान दो, ओल्ड केसेस इतने बहुत ज़्यादा आपके पड़े हुए लेकिन उनको सॉल्व अभी तक आपने करना नहीं है, नए केसेस में आपने टांग अड़ानी है। ऑस्टेरिटी मेजर्स के ऊपर ध्यान देना है आपने, जो लूप होल्स हैं आपके डेमोक्रेटिक कल्चर को आपने जो है ना यहाँ पर नाफिज करना है, जबकि अभी यहाँ पर हम सिर्फ डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहाँ पर जो है ना चला रहे हैं। इलेक्शन हो जाता है, ठीक है, हर काम हो जाता है, लेकिन लोगों के दिलों में जो है ना डेमोक्रेसी की कदर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर डेमोक्रेसी की, ठीक है। मेरिटोक्रेसी की जरूरत है हमें,
आप देखते हैं कि रिश्वत और ये तमाम चीज़ें चलती रहती है। इसकी वजह से आपकी जो डेमोक्रेसी है वो ख़राब होती है, जो आपका मेरिट होता है वो ऊपर नहीं आ पाता। ठीक है, जब इलिटरेसी होगी तो अल्टीमेटली ऐसा ही होगा फिर आपका। तो ये आप बातें एलिजिडली का लफ्ज आप याद रखें, आप इस तरह करके आप ये बातें कर सकते हैं ताकि एंटी स्टेट भी ना हो आप। ठीक है, लोकल बॉडी जो है उनके इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, लोकल बॉडी जो है वो पार्टिसिपेशन उनकी जो है ना अभी जो है ना उनकी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि लोकल बॉडी के ऊपर आपको पता है सारा जो है ना मामला है। लोकल बॉडी की रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। ठीक है, वो आप देखेंगे आपके इलाके का जो नाजिम होगा, आपको पता ही नहीं होगा वो कौन सा नाजिम है। ऐसा नाजिम क्या करना है आपने, जब वो काम ही नहीं कर रहा, सर्वे ही नहीं कर रहा, घूम फिर के देख रहा नहीं है कि भी कहाँ पे जो है ना वो नालियां बनी है, कहाँ पे पानी बह रहा है, कहाँ कहाँ जरूरत है, वो देखेगा तो आपको पता चलेगा ना। तो यहाँ पे ना काम हो रहा है सालों से। वैसे ही जो है ना आप देखें कराची के हालात जाके, ठीक है ना, वैसे ही आप देखेंगे कि जो आपका मसले इतने ख़राब हैं तो वो वैसे ही ख़राब, उनको ठीक कोई नहीं कर रहा। तो लोकल बॉडी के जब इलेक्शंस होंगे तो लाजमी सी बात है कि आपकी जो है ना वो अच्छे से आपकी जो है ना नीचे जो तबके के लोग हैं वो ऊपर आएंगे तो काम कर पाएंगे अपने इलाके में। ठीक है, वुमेन कोटा ऑन मेरिट ये होना चाहिए आपका। वो कैसे कि वुमेन, आपको पता है हमेशा कि बात की जाती है कि जो वुमेन पाकिस्तान में आती है वो हमेशा मेल पेट्रोनेज की बिना पर आती हैं। उनका कोई रिश्तेदार होता है मर्द जो कि सियासत में पहले से होता है और वही उन औरतों को एंट्री दिलवाता है सियासत के अंदर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वुमेन का जो कोटा है उसको मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। वुमेन्स को जो है ना वुमेन को मेरिट की बेसिस के ऊपर उनको सियासत में लाना चाहिए। ठीक है, इंटरनल स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए ताकि आप एक्सटर्नल थ्रेट से को कोप कर सकें। इंटरनल जो स्ट्रेंथनिंग है वो कैसे आएगी कि आप पहले ही आपने जो है ना वो इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उनके अंदर आपने टांग अड़ाना शुरू कर दी, जबकि आपकी इंटरनल स्ट्रेंथनिंग है नहीं। तो पॉइंट ये कि आपने अपनी इंटरनल स्ट्रेंथनिंग करनी है ताकि आप एक्सटर्नल थ्रेट से आप लड़ सको। ठीक हो गया। अच्छा जी, और फाइनली यहाँ पर क्या होना चाहिए, फाइनली यहाँ पर होना चाहिए आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपके 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आपके स्टेट के अंदर, मेनली आपके 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आपका डिपार्टमेंट होता है वो आपका होता है लेजिस्लेटिव ब्रांच, और दूसरा आपका होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ठीक है, और तीसरा आपका होता है जुडिशरी ब्रांच। तो होता है कि तीनों का एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है ताकि कोई भी जो डिपार्टमेंट है वो अपनी पावर्स को मिस यूज़ ना करे। इस वजह से ये चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए जाते हैं। तो लेजिस्लेटिव ब्रांच अगर कोई बिल पास करती तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास जाता है अप्रूव होने के लिए। अगर वो अप्रूव ना करे, कोई ऑब्जेक्शन लगा दे उसके ऊपर, तो बिल जो है ना वो दोबारा आता है यहाँ पर, फिर 2/3 मेजोरिटी से हो जाता है पास, इस तरह से। और आपका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो आपका नेशनल असेंबली का आपका हेड होता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों का आपका एक दूसरे के ऊपर चेक हो जाता है। लेकिन मसला यह है कि जुडिशरी के ऊपर किसी का भी चेक नहीं है। वो आगे हम जो आपका अल्लाह भला करे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि जुडिशरी के ऊपर किसी का भी चेक है नहीं। जुडिशरी जो है ना वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए यहाँ पर भी चेक्स एंड बैलेंसेस की बहरहाल ज़रूरत है। ठीक है, तो जो है ना हमारा ये आज का लेक्चर जो है ना वो यहीं पर ख़त्म होता है। डेमोक्रेटिक एवोल्यूशंस की जो इश्यूज़ हैं और जो उसके जो हमने जो सॉल्यूशंस देखे हैं, हमने उसके अंदर सारी हिस्ट्री हमने देखी, आपने देखा, हमने जो हेडिंग्स जो है ना बनाई और उसके अंदर हमने जो इवेंट्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिए, एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर ली। ठीक हो गया, इस तरह से आपको हिस्ट्री भी समझ में आ गई और आपकी जो है वो एक स्ट्रक्चर भी अच्छा सा बन गया जो पॉलिटिकल एंड आपकी जो डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन है उसका। ठीक है, तो बस उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।